देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन ग्रीन टीवी की तरफ से हमारी सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। गन्ने की परंपरागत खेती से ज्यादा फायदेमंद है ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती। ट्रेंच विधि गन्ना बुआई की एक वैज्ञानिक विधि है। परंपरागत बुआई की तुलना में इस विधि में प्रति मीटर में बोए गए आंखों की यानी बीज की संख्या अधिक होती है, जिसमें जमाव प्रतिशत बढ़ जाता है। नतीजतन परंपरागत विधि से बुआई करने पर जमाव 35 से 40% होता है, तो वहीं ट्रेंच विधि से बुआई करने पर ये 80 से 85% तक हो जाता है। गन्ना उत्पादकता का आकलन होता है प्रति मीटर गन्नों की संख्या और हर गन्ने के वजन के हिसाब से, और क्योंकि ट्रेंच विधि में प्रति मीटर आंखों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए मूल गन्ने की संख्या बढ़ जाती है और इसकी लंबाई व वजन भी ज्यादा होता है। जब ट्रेंच विधि से खेती की जाती है तो कतारों के बीच हवा और रोशनी का संचार ठीक तरीके से हो पाता है, जो कि किल्लों के विकास में सहायक है, जबकि साधारण विधि में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए साधारण विधि के मुकाबले ट्रेंच विधि में गन्ने की पैदावार 50% बढ़ जाती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब कृषि मशीनों पर एमआरपी लिखना हुआ अनिवार्य, कृषि कंपनियों को सरकार ने जारी किया आदेश। किसान ने पेश की बैलों से दोस्ती की मिसाल। 10 साल पुराने बैल के जन्मदिन पर पूरे गांव को कराया भोजन। रेशम कीट पालन करने पर किसानों को प्रति टन 10,000 रुपए का अनुदान देगी सरकार। सेरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया ऐलान। केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर किसानों को कृषि यंत्रों की सुविधा दिलाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से खेती करके मुनाफा कमा सके। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अब इसी कड़ी में हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने वाली इच्छुक कंपनियों के लिए एक खास आदेश जारी किया है। इसके तहत कृषि यंत्र निर्माताओं और डीलरों को अपने सभी कृषि उपकरणों और यंत्रों पर अधिकतम विक्रय मूल्य यानी कि एमआरपी लिखना होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। अब बात आती है कि सरकार के इस फैसले से किसानों को क्या लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार कृषि मशीनों के एमआरपी विवरण को समय पर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी। ऐसे में सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन दाम देखकर किसान तय कर पाएंगे कि अगर उन्हें कोई मशीन लेनी है तो सब्सिडी के बाद वो कितने की पड़ेगी। सरकार ने आदेश के तहत कृषि यंत्र निर्माताओं को 10 दिन के अंदर अपनी मशीनों का एमआरपी कृषि निदेशालय को उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के नए आदेशों के चलते अब कृषि यंत्र निर्माता और डीलर अपने निर्माण स्थल, डीलरशिप और कंपनी की वेबसाइट पर भी कृषि उपकरणों के एमआरपी प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा कृषि यंत्र निर्माता ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित एमआरपी और डीलरों द्वारा उनकी डीलरशिप पर प्रदर्शित मूल्य में कोई अंतर न हो। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कृषि यंत्र निर्माता या डीलर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो मशीन सप्लाई करने के पात्र नहीं माने जाएंगे। किसान का सच्चा मित्र होता है उसका बैल। ये बात हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। बैल और किसान के रिश्ते के ऊपर न जाने कितनी ही तमाम कविताएं और कहानियों की रचनाएं की गई हैं, लेकिन हकीकत में ये कितनी खरी उतरती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दरियापुर तालुका से सामने आया है। दरअसल यहाँ रहने वाले किसान दिलीप दामोदर वडाला ने अपने 10 साल पुराने बैल सर्जा
का जन्मदिन मनाकर कई किसानों के लिए मिसाल पेश की है। किसान दिलीप के परिवार ने बैल सरजा के जन्मदिन मनाते हुए न सिर्फ उनका केक कट करवाया बल्कि पूरे गांव को भोजन भी करवाया। ऐसा करने के पीछे किसान का मकसद बैल का जन्मदिन खास मनाने के साथ ही किसानों को बैलों का महत्व समझाना था। किसान ने बताया कि महाराष्ट्र में आज भी कई किसानों के ज्यादातर काम बैलों के जरिए ही किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बुल फाइट और बैल पोला का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रेशम उत्पादन के मामले में इस समय कर्नाटक राज्य का स्थान पहला हो चला है। राज्य सरकार भी लगातार रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयास करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के किसानों को रेशम कीट पालन करने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर किसान बाइवोल्टाइन कोकून का उत्पादन करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्रदेश में 2 कोकून बाजार खोलने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि नाबार्ड की सहायता से 15 करोड़ की लागत से काला बुरागी और हावेरी जिलों में हाईटेक सरकारी कोकून बाजार स्थापित किए जाएंगे। ये ऐलान करते हुए कर्नाटक सरकार ने कहा है कि रेशम उत्पादन में कर्नाटक देश में पहले नंबर पर है, लेकिन जहां अभी तक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए रामनगर तक जाना पड़ता था, तो वहीं सरकार द्वारा उत्तरी कर्नाटक के हावेरी और काला बुरागी जिलों में कोकून बाजार स्थापित किए जाने से वो यहीं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसानों को सरकार द्वारा बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन करने पर पहले भी प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन बीच में सरकार ने इसे बंद कर दिया था और अब एक बार फिर इसे लागू किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किसानों के साथ साथ डीलरों को भी प्रोत्साहन देने का वादा किया है। इसके अलावा रेशम किसानों और डीलरों के हितों की रक्षा के लिए कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड कोकून और कच्चे रेशम की कीमतों में गिरावट आने पर कच्चे रेशम की खरीद भी करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस खास मौके पर आज हम आपको फटाफट सुनाएंगे 5 सफल महिला किसानों की कहानियां। तो चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में 5 सफल महिला किसानों की कहानियों पर। हरियाणा के सिरसा जिले के कर्मशाना गांव की रहने वाली महिला किसान सुमित्रा एक वक्त पर परंपरागत खेती करती थी, लेकिन पिछले साल ही उन्होंने झींगा मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया है और आज के वक्त में वो परंपरागत खेती से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। आपको बता दें कि सुमित्रा ने पिछले साल 2.5 एकड़ में व्यवसाय शुरू किया था। मुनाफे को देखते हुए इस बार वो 5 एकड़ में मछली पालन कर रही हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के चंटू गांव की रहने वाली महिला किसान पूजा शर्मा ने साल 2013 में शिकोहपुर के कृषि विज्ञान केंद्र से गेहूं, जौ, बाजरा, सोयाबीन की अलग अलग खाने की सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने 24 महिलाओं का एक समूह बनाकर काम करना शुरू किया। अब तक वो 120 महिलाओं को संसार का समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं, जबकि खाद्य सामग्री बनाने का प्रशिक्षण देकर वो कई महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवा रही हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की रहने वाली महिला किसान नैनी बाई ने परंपरागत खेती की जगह आधुनिक खेती को चुना और केवल 20 ग्राम हाइब्रिड बीज से 32,000 रुपए का मुनाफा भी कमाया। नैनी हाइब्रिड सब्जियों का उत्पादन करके आज लाभ कमा रही हैं, जबकि उनके अनुसार उन्हें पहले परंपरागत खेती करने पर लागत तक निकालने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बिहार के भतनाहा प्रखंड के पोखर भिंडा गांव की रहने वाली पुष्पा सिंह जहां एक तरफ ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रही हैं, तो वहीं मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में भी मुनाफा कमाकर मिसाल कायम कर रही हैं। बता दें कि पुष्पा सिंह मशरूम से आज के वक्त में लगभग 3 लाख रुपए की कमाई कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कोराव की कई महिलाएं धान गेहूं की पारंपरिक खेती से हटकर लाख की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। इन महिलाओं ने 300 से अधिक बेर के पेड़ में लाख की खेती कर 3 लाख रुपए से अधिक की कमाई की। आपको बता दें कि इन महिलाओं ने 10 कुंतल से ज्यादा लाख की पैदावार की है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।